Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Squid Game. आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे और साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आजकल मैं करीब 5 से 6 हजार कमेंटर्स को डेली हार्ट दे रहा हूं और हो सकता है कि शायद उनमें से कुछ लोग आप भी हों। तो जिन लोगों को भी मेरी तरफ से हार्ट मिला है तो मुझे कम से कम अपनी इंस्टा स्टोरी में टैग जरूर करें। और इस वक्त तक जिन लोगों को भी मेरी तरफ से हार्ट नहीं मिला है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक अच्छा कमेंट और साथ ही दूसरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा जिससे कि आपको मेरी तरफ से हार्ट मिल पाए। साथ ही मैंने आप लोगों की मोस्ट अवेटेड मूवी यानी कि शैंक-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है, वो भी मेरे मेन चैनल पर जिसका नाम है हितेश नागर। तो आप वहां पर जाकर उस शानदार मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत इसके लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूएशन से ही होती है, जहां पर लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से टग ऑफ वॉर में एक तरफ तो सांगू की टीम होती है, वहीं पर दूसरी टीम जिसके अंदर सारे तगड़े लोग भरे होते हैं, जहां पर सांगू के कहने पर सभी लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया था, जिससे कि सियोंग तो बिल्कुल उस डेडलाइन के एंड पॉइंट पर ही पहुंच जाता है। मगर जैसे ही वहां पर जोर न मिलने की वजह से सामने की टीम गिरती है तो दूसरी तरफ सियोंग की टीम पूरा जोर लगा देती है और वो लोग 1 बाय 1 काउंटिंग करते करते ज्यादा जोर लगाकर अपनी पूरी शक्ति से उस रस्सी को खींचने लगते हैं, जिससे कि ये टीम जीत जाती है और सामने वाली टीम हार जाती है और रस्सी से लटक जाती है। तभी एक बड़ा सा तेज धार औजार आकर उस रस्सी को काट डालता है, जिससे कि वो लोग सभी नीचे गिरकर मारे जाते हैं। यहाँ पर अब सियोंग की टीम ये टग ऑफ वॉर गेम जीत चुकी थी और जब वो लोग वापस से अपने हॉल में आते हैं तो जैंग की टीम उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो ये लग ही नहीं रहा था कि सियोंग और उसकी टीम भी कभी जीत पाएगी, क्योंकि उसमें तो सारे के सारे कमजोर लोग ही भरे हुए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ भारत के बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहाँ पर आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक और पूल जैसे 70 से ज्यादा गेम्स खेल के जीत सकते हैं 50 लाख तक के कैश प्राइज। अब आप लोग फ्री खेलो या पेड, वो चीज आप पर डिपेंड करती है। और यही नहीं, मैंने तो अपनी आईपीएल की फैंटेसी टीम भी इधर बना ली है। और डरना बिल्कुल भी मत, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने ही जैसे बिल्कुल रियल प्लेयर्स मिलेंगे, तो जीतना भी एकदम इजी है। जीते हुए सारे कैश प्राइज को इजीली विड्रॉ भी कर सकते हैं पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। वैसे यहाँ विंजो स्टोर भी है, जहाँ आपको मिलेंगे फ्री फायर डायमंड्स इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर, और आप बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज एंड एक्सेट्रा के डिस्काउंट कूपन्स भी खरीद सकते हैं। सो पैसे जीतो भी और बचाओ भी। बाकी और क्या चाहिए भाई तुम्हें? केटीएम, रॉयल एनफील्ड, आईफोन 13 वो भी मिल रहा है इधर रोज स्पिनर घुमाने पर, तो जाओ और डाउनलोड करो। आप आलसियों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया है, वो भी 50 रुपए बोनस के साथ। सो गो एंड डाउनलोड विंजो ऐप। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नीचे ब्रिलिंग पॉइंट पर, जहां पर मर जाने वाले सारे कंटेस्टेंट को लाया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। मगर जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ के कुछ लोग जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स की हेराफेरी करा करते थे, उन्होंने ऐसे कुछ बॉक्सेस पर प्लस बना दिया था जिनमें कोई प्लेयर इस वक्त तक भी जिंदा थे। जहाँ पर एक न्यू बॉडी को पाकर वहीं का स्टाफ मेंबर डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगेन हॉल में, जहाँ पर जीते हुए सभी प्लेयर्स को खाने के लिए एक एक भुट्टा मिलता है। इस सीन को देखने से हम व्यूअर्स को ये तो पता चल ही गया था कि इस वक्त तक पूरे स्क्विड गेम के मेंबर्स या फिर कह सकते हैं कि डेवलपर्स इन प्लेयर्स को बहुत ही कम खाना दे रहे थे। मीनवाइल हान सांगू से पूछती है कि इस टीम का कैप्टन कौन है, मुझे तो लगता है कि शायद तुम ही होंगे। तो वहां पर सांगू कहता है कि हम लोग सारे के सारे ही कैप्टन हैं। साथ ही वो उसे एक बात और कहता है कि जैंग ने अपनी टीम में ऑलरेडी तगड़े लोगों को भर लिया था। ऐसा लग रहा हो मानो कि उसे इस गेम के बारे में पहले से ही पता चल गया था। और अब जैसा कि रात का समय हो चला था तो 10 मिनटों में वहां की लाइट्स बंद होने वाली थी और सबके मन में लास्ट नाइट हुए हादसे की वजह से इस वक्त भी डर था कि अगर लाइट बंद हुई तो अगेन हम पर हमला हो सकता है। इसीलिए वो पूरी टीम मिलकर एक प्लान बनाती है कि हमारी टीम में से 2-2 जने रात को जागकर पहरा देंगे, जिससे टीम के बाकी के मेंबर्स आराम से सो पाएं। वहीं पर सियोंग भी कहता है कि क्यों ना हम अपने पास में एक बड़ी सी दीवार बना ले, ताकि वो लोग हम पे अटैक करने से पहले उस दीवार को तोड़े, जिससे कि हम लोग नींद में से जाग जाएं और हमें लड़ने का मौका मिल पाए। इस बात से सभी एग्री हो जाते हैं और अब देखते ही देखते सारे टीम के मेंबर्स वहीं पर बेड से एक बड़ी सी दीवार बनाने की कोशिश करते हैं। मगर तभी वहां पर जैंग आ जाता है और वो सियोंग से कहता है कि तुम्हारी ये दीवार तो मैं बड़ी ही आसानी से तोड़ दूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे? तो सियोंग उससे कहता है कि तुम मेरी छोड़ो, अपनी चिंता करो, क्योंकि जिस तरीके से तुम बदमाश हो तो तुमसे ज्यादा बदमाश तो तुम्हारी खुद की टीम में भरे पड़े हैं। क्या पता हमें साफ करने से पहले वो लोग तुम्हें ही ना साफ कर दें। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कंटेंडर यानी कि तुम्हारा ही पत्ता साफ करता। ये बात सुनकर जैंग काफी डर जाता है और अपनी टीम से आकर कहता है कि आज रात कोई भी लड़ाई नहीं होगी, हम गेम को नॉर्मल वे में ही खेलेंगे। जहाँ पर लाइट्स बंद
होने में सिर्फ और सिर्फ अब 1 मिनट ही बाकी था, जिसमें सियोंग कहता है कि आज रात सबसे पहले मैं और सांगू पहरा देंगे। मगर सांगू सियोंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा थके हुए हो, क्यों ना आज रात पहले मैं और अली पहरा दे लें, बाद में तुम दे लेना। और अब वहाँ पर लाइट्स बंद हो जाती है, जहाँ पर पहरा देने के लिए अली और सांगू दीवार के सामने ही बैठे होते हैं। मगर तभी अली अपना बचा हुआ कॉर्न सांगू को देता है, क्योंकि उसने उसकी बहुत हेल्प करी थी। पहले तो जब वो लोग वापस से अपने घर लौटे थे तो सांगू ने उसे खाना भी खिलाया था, घर पर बात करने के लिए फोन भी दिया था और रास्ते में जाने के लिए बस का किराया भी दिया था। अली उसके बदले थैंक यू बोलना चाहता था, मगर बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने आज अपनी पार्टी का भुट्टा सांगू को दिया, जहाँ पर सांगू उस भुट्टे को आधा आधा कर देता है और कहता है कि लो, इसमें आधा तुम्हारा भी होना चाहिए। और अब धीरे धीरे करके उनकी भी दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर सांगू अली से पूछता है कि आखिर तुम उस गेम में क्यों आए। तो अली बताता है कि मेरा पूरा नाम अली मोहम्मद है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ में यहाँ पर रहता हूँ, मेरा एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है उन सभी गार्ड्स पर जो कि इल्लीगल काम कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक शख्स जूनहो से पूछता है कि नंबर 29 कल तुम क्यों नहीं आए थे, क्योंकि तुम जानते हो ना कि हमारा काम कितना खास है, अगर कल तुम नहीं आए तो ध्यान रखना तुम्हारी हालत काफी ज्यादा बुरी कर देंगे हम लोग। यहाँ पर बेसिकली जूनहो ने अपने मास्क को चेंज करके स्क्वायर से सर्कल पहन लिया होता है, क्योंकि अगर वो स्क्वायर पहनेगा तो यहाँ पर नीचे लोगों को शक हो जाएगा कि कोई बड़ा स्टाफ का मेंबर हमारे ऊपर नजर रख रहा है, और सारी बातों की छानबीन करने के लिए उसे नीचे उस प्लेस पर पहुंचना ही था। जहाँ नीचे पहुंचने के बाद का नजारा जब जूनहो अपनी आंखों से देखता है तो उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर एक लाइव बॉडी की इंटरनल पार्ट्स को निकालकर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग का काम हो रहा था, जहां पर उन्हीं में से आपस में कुछ लोगों में झड़प हो जाती है। कोई कहता है कि आज डिलीवरी तुम दोगे, कोई कहता है कि तुम क्यों नहीं चले जाते हो। तो सामने वाला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि गोताखोरी करना कोई आसान बात है, इसमें काफी मुश्किल होती है और कभी कभार तो पूरे पैसे भी नहीं मिल पाते। इसका मतलब ये था कि उन सभी को पानी के नीचे से जाकर डिलीवरी देनी पड़ती थी और वापस से उसी किसी सीक्रेट दरवाजे से लौटना पड़ता था, क्योंकि मेन दरवाजों पर तो ट्रायंगल वाले गार्ड्स खड़े होते हैं। जहाँ पर अब बारी आती है जून की। वहीं पर अपना इलाज खत्म कर लेने के बाद में डॉक्टर उन लोगों से कहता है कि कल की गेम का क्लू बताओ मुझे। तो वो गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त क्लू नहीं मिलेगा, पहले बाकी सारी बॉडीज का काम भी निपटाओ। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जैंग की तरफ, जो कि रात भर सोया ही नहीं था, क्योंकि उसे सियोंग की बात घर कर गई थी। इस वक्त उसे ये लग रहा था कि हो सकता है कि मेरी टीम की कमी नहीं मुझे जान से मारने के बारे में प्लान बना ले, इसीलिए वो रात भर जागकर उन्हीं लोगों पर नजर रख रहा था। मगर तभी उसी की टीम का मेंबर आकर उससे पूछता है कि क्या डॉक्टर यहाँ पर है। तो जैंग को याद आता है कि इस वक्त तक भी डॉक्टर हमारे साथ नहीं है, आखिर वो इतनी देर से है कहाँ पर। ये बात उन सभी लोगों को अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे गए हुए काफी वक्त हो चला था। वहीं दूसरी तरफ अब बारी थी सियोंग और चचा की, जहाँ पहरा देते वक्त सियोंग को अपने पास्ट की कुछ यादें आती हैं कि किस तरीके से वो एक कंपनी में बीइंग लेबर जॉब किया करता था और उस कंपनी में मंदी आ जाने की वजह से अमीर लोगों ने गरीबों को हटा दिया। इस वजह से उन लोगों ने हड़ताल भी करी, मगर वहां पर भी पुलिस ने आकर उन लोगों को भगा दिया। उस हादसे में सियोंग ने अपने एक दोस्त को भी खो दिया था। तो चचा उससे पूछता है कि बेटा आखिर तुम किन ख्यालों में खो गए। तो सियोंग उन्हें अपने पास्ट में हुई एक हड़ताल के बारे में बताता है कि मैं भी किसी वक्त ऐसे ही जागकर पहरा दे रहा था, ये बात आज से कुछ साल पुरानी है। तो चचा कहते हैं कि हाँ मुझे भी याद आ रहा है कि काफी टाइम पहले एक बड़ी कंपनी में कुछ अमीर लोगों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लेबर्स को जॉब से निकाल दिया था। इस वजह से उन लेबर्स ने हड़ताल करी थी उनके खिलाफ। वो एक बहुत ही बड़ी कार कंपनी थी। वहीं पर अगेन सीन शिफ्ट होता है उसी प्लेस पर जहां पर डॉक्टर बॉडीज के ऑर्गन्स की हेरा फेरी कर रहा होता है। तो स्टाफ का मेंबर उसे कहता है कि ये काम तुम जल्दी क्यों नहीं करते। तो डॉक्टर कहता है कि इसमें पेशेंट्स रखना पड़ता है। तो वह शख्स कहता है कि अगर तुम मुझे भी ये काम सिखा दो तो मैं तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो डॉक्टर उसके हाथ में ही इक्विपमेंट्स देकर कहता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। जिसके बाद में सारे माहौल को शांत करते हुए वहां पर एक जना कहता है कि डॉक्टर के इलाज से एक जना यूं ही मर गया था, हालांकि अगर वो जिंदा होता उसका बॉडी पार्ट अगर हमें चलता हुआ मिल जाता था उसके हमें ज्यादा पैसे मिलते इंस्टीड ऑफ मरे हुए बॉडी ऑर्गन के। तो डॉक्टर कहता है कि वो पेशेंट कितना ज्यादा मचल रहा था वो बात तो तुमने भी देखी होगी। साथ ही वहां का स्टाफ कहता है कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई ज़ॉम्बी हो, क्योंकि हम उसकी आंखें निकाल रहे थे और वो उठकर बैठ चुका था, मगर उस आदमी के पैसे हमें मिल नहीं पाए क्योंकि इस शख्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही किडनी थी। ये सुनकर जूनो पूछता है कि बाद में क्या हुआ। तो वहां का स्टाफ उसे कहता है कि तुम कैसे भूल गए, तुम भी तो वहीं पर ही थे, तुम्ही ने तो उसके सर पर डंडा मारकर उसे जान से मारा था, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम आजकल इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। जहां पर जूनो को लग जाता है कि हालात बिगड़ने वाले हैं, इसलिए वो जेब से गन निकालने की तैयारी करता है, क्योंकि अगर कोई भी उसकी तरफ बढ़ा तो वो उसे शूट कर देगा। मगर तभी डॉक्टर गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे अपना काम ठीक तरीके से करने दो, अगर फिर से किसी ऑर्गन में गड़बड़ हुई तो इसका पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर कोई भी चुप नहीं हुआ तो मैं इस बॉडी को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। जहाँ पर अब माहौल को शांत होता देख वापस से जून अपनी गन को अपनी जेब में डाल देता है। फिर बारी आती है उन निकाले हुए ऑर्गन्स को पानी के जरिए उस जगह से बाहर निकालने की, जहाँ पर जून वहीं के एक स्टाफ मेंबर के साथ में उन ऑर्गन्स को एक बैग में डालकर निकल जाता है। वो रास्ता इतनी बड़ी भूल भुलैया थी कि वहां पर जून को तो कोई भी रास्ता मालूम ही नहीं चलता, इसीलिए वो शख्स
शख्स उसे कई सारे रास्तों से घुमा फिरा कर एक रसोई में लेकर जाता है, जहाँ पर एक बड़े से फ्रिज को हटाकर वो मेंबर उसे वहाँ की छुपी हुई सुरंग को दिखाता है और बताता है कि ये इमरजेंसी से बाहर निकलने का एक शॉर्टकट वे है, जहाँ पर बॉम्ब्स भी लगे हुए थे। तो जून पूछता है कि आखिर ये बॉम्ब यहाँ पर क्यों लगाए गए हैं। तो वो शख्स बताता है कि अगर कभी हमारे ऊपर खतरा पड़ा या वीआईपीज लोगों को पुलिस पकड़ने आई तो वो लोग यहाँ से बाहर निकलकर इस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ा देंगे ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिल पाए। मगर जून के मन में और भी कई सारे सवाल थे, इसलिए वो एक एक करके उससे पूछने लगता है। तो यहाँ पर उस स्टाफ मेंबर को उस पर शक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उससे इतनी ज्यादा पूछताछ जो कर रहा था। तो वो उसे गन पॉइंट करके उससे उसका मास्क उतारने के लिए कहता है, जहाँ पर जून जैसे अपना मास्क उतारता है तो साथ ही वो अपनी गन भी उस पर पॉइंट कर देता है और उसकी गन को चालाकी से अपने पास रख लेता है और साथ ही उससे पूछता है कि तुमने जिस शख्स को मारा था उसकी एक किडनी नहीं थी, पता है वो कौन था? वो मेरा भाई था और अब उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तो वो शख्स कहता है कि मुझे माफ कर दो, हमें पता नहीं था, मगर वो कोई आदमी नहीं था, वो तो एक औरत थी जिसकी सिर्फ एक किडनी थी। फिर जब जून को ये बात पता चलती है कि उसका भाई सेफ है तो उसका मन तो शांत होता है, मगर फिर भी सजा देने के लिए वो उस बंदे को वहीं पर गोली से मार देता है। जहाँ पर जून को अपने भाई की बात याद आती है कि जब जून का ऑपरेशन था तो उसके भाई ने उसे अपनी एक किडनी निकाल कर दी थी और यही वजह थी कि जून अपने भाई को इतनी पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर की तरफ, जो कि इस वक्त भी उन लोगों से अपना काम खत्म कर लेने के बाद में अगले गेम की जानकारी मांगना चाहता था, मगर वहाँ का स्टाफ कहता है कि हमें खुद को नहीं पता कि अगला गेम क्या होने वाला है, तुम यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर कहता है कि अगर मैं बिना जानकारी के गया तो वहाँ के गैंग मेंबर्स मुझे ही जान से मार डालेंगे, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर अगले गेम की प्लानिंग कर रहा हूँ और अगर बिना सबूत के गया तो वो मुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब स्टाफ के पास में भी जानकारी नहीं होती है और वो लोग उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं, तो उन दोनों के ही बीच में झड़प हो जाती है और इसी बीच उनका एक शख्स भी मारा जाता है। तो अब ये राज कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए वो डॉक्टर को ही यहीं टपकाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, मगर तब तक एक शख्स बंदूक लेकर उसके पीछे पड़ चुका होता है। उनके बीच में एक अच्छा खासा चेज सीन होता है, जहाँ पर हमें कई सारे दरवाजे खुलते बंद होते दिखाई पड़ते हैं। वहीं पर आखिर में वो दरवाजा खुलता है जहाँ पर उन्होंने मॉर्निंग में उन शेप्स में से चिक्की को निकालने का गेम खेला था। तो वह स्टाफ उससे कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इस खेल में प्लेयर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंस्टीड ऑफ हम स्टाफ से। अगर हमें कुछ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम मिलकर इस वक्त भी सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मगर जैसे ही डॉक्टर अपना डंडा नीचे रखने लगता है तो वहां पर वो गार्ड उसे शूट करने ही वाला होता है, मगर तभी पीछे से फ्रंटमैन आकर उसे ही शूट कर देता है। तो डॉक्टर को लगता है कि इस वक्त उसकी जान बच गई है, मगर फ्रंटमैन आकर उसे भी जान से मार डालता है और कहता है कि इस गेम में गद्दारी की कोई जगह नहीं। वहीं दूसरी तरफ जून उन छुपे हुए रास्तों में से जाकर एक ऐसे लाइब्रेरी सेक्शन में पहुंचता है जहां पर कई सारी किताबें, कई सारे रिकॉर्ड्स पड़े थे। वहां पर जून ये भी देख पाता है कि यहाँ पर 1988 की फाइल्स भी रखी पड़ी हैं, यानी कि ये गेम 1988 से कंटिन्यू होता आ रहा है। यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स को क्लासिफाइड तरीके से जमा कर रखा हुआ था, यानी कि हर एक साल की एक फाइल थी, जिसे खोलने पर यह पता चलता है कि यहाँ पर हर साल कई सारे 400-500 लोगों को लाकर ये गेम खिलवाया जाता है। फिर इनमें से एक विनर होने पर उसे काफी बड़ी धनराशि मिल जाती है, जिसके बाद में उसे एक फाइल और मिलती है जो कि 2020 की होती है, जो कि इस वक्त का करंट पीरियड होता है और उसमें उसी 456 लोगों की डिटेल होती है जो कि इस वक्त ये सारा गेम खेल रहे होते हैं। मगर इसकी शुरुआत 002 से होती है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या जून वहां की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा पाएगा, या फिर क्या शहर के पुलिस 400-500 लोगों के गायब होने पर इस पूरी जगह पर हमला बोल देगी, या फिर क्या यहाँ से ये सारे प्लेयर्स आगे होने वाले राउंड्स में पास होकर एक बड़ी राशि को जीत पाएंगे? सो अगर इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसका अगला एपिसोड में जल्दी लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वन मोर टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड अनदर वीडियोस आल्सो, क्योंकि जो भी कमेंट करेगा वो मेरी तरफ से हार्ट जरूर पाएगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।